बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसके रिमेनिंग पार्ट में हमारे पास है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बारे में मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनका आपस में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चेंज ना हो तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। आज के लेक्चर में हम रिजिड बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी रिजिड बॉडी को रोटेट करवाने के लिए हमें टॉर्क कितना चाहिए, क्योंकि टॉर्क ही ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी रिजिड बॉडी को घुमाएं तो हमें उस पर टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब किसी भी रिजिड बॉडी को घुमाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए उसको हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमने सपोज किया है कि हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी n स्मॉल पीसीज से बनी हुई है, यानी इसमें बहुत सारे जो हैं वो पार्टिकल्स मौजूद हैं। कितने पार्टिकल्स हैं, हमने n पार्टिकल्स कह दिया। तो हर पार्टिकल का अपना मैस होगा। लेट्स सपोज इस पार्टिकल का मैस m1 है, इस पार्टिकल का मैस m2 है, इस पार्टिकल का मैस m3 है, फोर्थ पार्टिकल का मैस m4 होगा। सिमिलरली चलते जाएं तो लास्ट वाले पार्टिकल यानी n वाले पार्टिकल का हमारे पास जो मैस है वो mn आ जाएगा। अब ये तमाम पार्टिकल्स जो हैं जिनका मैस m1, m2, m3, mn है, ये तमाम पार्टिकल्स उस रिजिड बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन से, लेट्स सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये हमारे पास पिवट पॉइंट होगा। तो इस पिवट पॉइंट यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर पार्टिकल का डिस्टेंस होगा। m1 के डिस्टेंस की बात करें पिवट पॉइंट से, तो m1 के पिवट पॉइंट से डिस्टेंस को हमने r1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। m2 का जो पिवट पॉइंट से डिस्टेंस है उसको हमने r2 बोला है। इसी तरह m3 का पिवट से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये आ जाएगा और इसको हम r3 लिख रहे हैं। और इसी तरह mn पार्टिकल का पिवट पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास rn आ जाएगा। तो इस रिजिड बॉडी में ये डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद हैं और उनका डिस्टेंस जो है वो पिवट पॉइंट से ये दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम इस रिजिड बॉडी को रोटेट करवाते हैं। रोटेट करवाएंगे तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर अभी ये रिजिड बॉडी ये ऐसे पड़ी है फॉर एग्जांपल, तो इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो रिजिड बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगी। तो ये मैंने रोटेशन के बाद की फिगर बनाई है कि जब ये रिजिड बॉडी रोटेट कर जाएगी, कितना रोटेट करेगी, लेट्स सपोज ये इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के थ्रू रोटेट कर जाती है। तो जब रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो इसमें मौजूद ये पार्टिकल्स जो हैं ये भी मूव कर जाएंगे, इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। यानी ये वाली रेफरेंस लाइन आपके पास अभी ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल। तो जब रिजिड बॉडी इधर को रोटेट करेगी तो ये वाली रेफरेंस लाइन अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं रहेगी, बल्कि ये भी रोटेट करके ऊपर को चली जाएगी। तो ये हमारे पास वही रेफरेंस लाइन है जो यहाँ पर ये वाली है, और रिजिड बॉडी के रोटेट करने की वजह से ये रेफरेंस लाइन इधर से इधर चली गई है। इसी तरह ये पार्टिकल्स भी मूव कर जाएंगे। जैसे ये पार्टिकल अभी यहाँ था, ऐसे था, रोटेट करके ये अभी यहाँ आ चुका है, ये देखो। तो इसमें हमारे पास अगर हमने टोटल टॉर्क निकालना है इस रिजिड बॉडी को रोटेट करवाने के लिए तो हमें कैसे मिलेगा, हम इस पार्टिकल के लिए टॉर्क निकाल लें, इसके लिए टॉर्क निकाल लें, इसके लिए टॉर्क निकाल लें, इसके लिए टॉर्क निकाल लें, और फिर तमाम टॉर्क्स को अगर हम ऐड अप कर दें तो हमें टोटल टॉर्क पता लग जाएगा जो इस रिजिड बॉडी को रोटेट करवाने के लिए चाहिए। रिजिड बॉडी जिस एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करेगी उसको हमने यहाँ पे अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ मैंने
एक फार्मूला लगाया है टोटल टॉर्क निकालने के लिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, टॉर्क इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा। यहाँ आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है और टॉ हमारे पास टॉर्क है। यहाँ आई एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हम ये वाला फार्मूला हर पार्टिकल पर लगा देते हैं। m1 की बात करें तो ये वाला फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, आई की जगह एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो पहले पार्टिकल के लिए टॉर्क टॉ1, पहले पार्टिकल का मैस है m1 और उसका पीवट से जो डिस्टेंस है उसको हमने r1 लिया है, तो यहाँ आ जाएगा r1 स्क्वायर। अगर दूसरे पार्टिकल की बात करें तो उसके लिए टॉर्क आ जाएगा टॉ2, उसका मैस हमने m2 लिया है और उसका पीवट से जो डिस्टेंस है वो r2 आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाले पार्टिकल n वाले पार्टिकल के लिए टॉ n, उसका मैस mn आ जाएगा, यहाँ rn स्क्वायर आ जाएगा और ये अल्फ़ा आ जाएगा। अब यहाँ मैंने m1 r1 m2 r2 mn rn तो लिख दिया है, लेकिन मैंने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 नहीं लिखा, बल्कि मैंने सब में अल्फ़ा ही लिख दिया है। तो इसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया है जब एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो जो रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वही उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स का एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, और कितना होगा, हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितने एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ ही रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। तो अगर रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है तो हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फ़ा आ जाएगा। हमें टोटल टॉर्क चाहिए इस रिजिड बॉडी को रोटेट करवाने के लिए, तो हमें इन इंडिविजुअल टॉर्क्स को एडअप कर देंगे। तो टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3, लास्ट वाला टॉ n आ जाएगा, उनको हमने ऐड कर दिया तो ये रिलेशन बन गया। तो टोटल टॉर्क इक्वल होगा m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में ये आ जाएगा और लास्ट वाला हमारे पास ये आ जाएगा। इन तमाम रिलेशंस में हमारे पास जो अल्फ़ा है वो कॉमन आ रहा है, तो अल्फ़ा को हमने कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ से बच जाएगा m1 r1 स्क्वायर, ये लिखा, यहाँ से आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर, इसके आगे होगा m3 r3 स्क्वायर, सो ऑन हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा mn rn स्क्वायर। तो यहाँ ये ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास टर्म लिखी हुई है ये क्या है, ये है पार्टिकल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो ये पार्टिकल 1 का है। ये है पार्टिकल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है n वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी अगर हम ये ब्रैकेट के अंदर जो बात लिखी है इसकी बात करें तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। तो इसी को हम इस रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। तो ये वाली जो ब्रैकेट में टर्म लिखी है इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन की फॉर्म में, इसे मैं लिखूँगा समीशन। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मैस और साथ में आ जाएगा डिस्टेंस पिवट पॉइंट से उसका स्क्वायर। हर पार्टिकल के लिए m भी हमने ये डिफरेंट ले रखे हैं और हर पार्टिकल के लिए डिस्टेंस भी सेम हो सकता है पिवट से। तो यहाँ भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया i, यहाँ भी एक वेरिएबल i डिक्लेयर कर लिया। इस i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और जा कहाँ रही है, n तक। तो यहाँ हम लिखेंगे i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक हमारे पास जो है, हम इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म को इस तरह से समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास इस रिजिड बॉडी का टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हम इस ब्रैकेट वाली टर्म की जगह ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर, और i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके n तक आ जाएगी। तो ये वाली जो चीज़ है अल्फ़ा के साथ, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। और ये जो हमारे पास अल्फ़ा है ये हमारे पास इस रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और ये हमारे पास टॉर्क होगा जो हमें चाहिए इस रिजिड बॉडी को अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करवाने के लिए। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसी भी रिजिड बॉडी को रोटेट करवाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि यहाँ देखो टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी पे डिपेंड कर रहा है।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमिन्स डेट हाउ मच टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड टू रोटेट ए बॉडी, कि किसी भी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, ये हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकता है। साथ में हमारे पास ये एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, जितने एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ हम उस बॉडी को रोटेट करवाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैस और आर पे डिपेंड करता है, और मैस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपसे ये कहा था कि एक और फैक्टर है मैस और आर के अलावा जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करवाता है, और वो हमारे पास है मैस डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास बहुत सारी रिजिड बॉडीज़ जो हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें मैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। मैस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इस पिवट पॉइंट यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से इक्वल डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता। अगर रिजिड बॉडी में तमाम पार्टिकल्स पिवट पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं, इस पार्टिकल का यहाँ से डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस ये है। अगर रिजिड बॉडी में तमाम पार्टिकल्स का पिवट से डिस्टेंस सेम है तो याद रखिएगा उस रिजिड बॉडी में मैस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर पार्टिकल्स का पिवट पॉइंट से डिस्टेंस डिफरेंट है तो फिर हम कहेंगे कि उस रिजिड बॉडी में जो मैस है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। जैसा कि इस रिजिड बॉडी में हमारे पास जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इस पार्टिकल का पिवट से डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस ये है और इसका डिस्टेंस ये है, यानी पार्टिकल्स का पिवट पॉइंट से डिस्टेंस डिफरेंट है, तो यहाँ मैस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो अब हम ये समझेंगे कि मैस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इफ़ेक्ट करती है। इसको समझने के लिए मैंने सपोज़ किया है कि हमारे पास एक हूप है यानी रिंग है और एक हमारे पास डिस्क है। तो हूप यानी रिंग आपको पता है अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, और डिस्क जो है वो सॉलिड होती है। तो मैस डिस्ट्रीब्यूशन का इफ़ेक्ट देखने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर मैंने सपोज़ किया है कि जो हमने हूप लिया है उसका मैस, जो हमने डिस्क लिया है उसका मैस, वो दोनों इक्वल हैं। इसी तरह जो हमारे पास हूप का डायामीटर है वही हमारे पास डिस्क का डायामीटर है। अगर दोनों का डायमीटर सेम है तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों का रेडियस भी सेम होगा। तो हूप का रेडियस और डिस्क का रेडियस भी हमने इक्वल ले लिए। अब अगर मैस भी दोनों का इक्वल है, रेडियस भी दोनों का इक्वल है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम और आर पे तो डिपेंड करता है। अगर मैस भी दोनों के लिए सेम है, आर भी दोनों के लिए सेम है, तो दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी रीज़न है मैस डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम यहाँ पे हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो मैंने सपोज़ किया है कि हूप में सिर्फ ये 3 पार्टिकल्स हैं, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m1r1 स्क्वायर, इसका आ जाएगा m2r2 स्क्वायर, इसका आ जाएगा m3r3 स्क्वायर। फ़र्ज़ कर लो कि एक पार्टिकल का मैस 2 है, इधर भी 2 आ गया m2 की जगह, इधर भी m3 की जगह 2 आ गया। और अगर हम ये सपोज़ कर लें कि हमारे पास इस हूप का जो रेडियस है वो 2 है, यानी हमारे पास हर पार्टिकल का पिवट पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 2 होगा, तो r1 की जगह भी 2 आ जाएगा, r2 की जगह भी 2 आ जाएगा, r3 की जगह भी 2 आ जाएगा, क्योंकि तीनों पार्टिकल्स पिवट से सेम डिस्टेंस पे हैं। तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। ये वैल्यूज़ मैंने खुद ली हैं आपको समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं डिस्क की। हमने कहा था डिस्क का मैस और हूप का मैस सेम है, तो यहाँ भी मैंने 3 ही पार्टिकल्स ले लिए। अब अगर हम बात करें कि ये वाला पार्टिकल हमारे पास है m1, ये वाला पार्टिकल हमारे पास है m2 और ये वाला पार्टिकल हमारे पास है m3, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि m1 और m2 का पिवट से जो डिस्टेंस है वो m3 के पिवट से डिस्टेंस के मुकाबले में कम है, यानी हम कह सकते हैं r1 r2 r3 के मुकाबले में कम होगा। तो ये मैंने मैस लिखा है पार्टिकल्स का 2 2 रख दिया।
R1 को मैंने 1 सपोज कर लिया है, R2 को भी मैंने 1 ही सपोज कर लिया है। यानी इन दोनों का पिवट से जो डिस्टेंस है वो आपस में तो सेम है, लेकिन M3 के मुकाबले में कम है। यानी M3 का पिवट से जो डिस्टेंस है R3 उसके मुकाबले में कम है। तो चूंकि ये वाला डिस्टेंस R3 जो है वो R2 और R1 से ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 सपोज कर ली है। तो अगर हम इस वाले रिलेशन को सॉल्व करें तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। अब ये हमारे पास हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, ये हमारे पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। हालांकि दोनों का मैस भी सेम है, रेडियस भी सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। और ये रिलेशन कह रहा है कि हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो हम ये कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप इज़ ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। दोनों का मैस भी सेम, रेडियस भी सेम, लेकिन मैस डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होने की वजह से दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस आ चुका है। इस तरह से मैस डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इफ़ेक्ट करती है। अब आपकी बुक में उसने साइड पे एक एग्जांपल है उसको डिस्कस किया है। उसमें उसने एक बड़े साइज़ वाला ऑब्जेक्ट लिया है रूलर की फॉर्म में, और एक छोटे साइज़ का ऑब्जेक्ट है, और उसने पूछा है दोनों में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, और उसने कहा है दोनों का मैस सेम है। तो अगर ऑब्जेक्ट्स का मैस सेम है तो जिसका साइज़ बड़ा होगा उसके लिए आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करें, मैंने आपको बताया था अपोज करता है चेंज इन स्टेट ऑफ एंगुलर मोशन। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये चाहता है कि पार्टिकल के एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज ना आए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने इस हुप और इस डिस्क को यहाँ से रोल किया है इधर को, दोनों को, तो मैं आपसे पूछूं कि कौन पहले रुक जाएगा। यानी ये हमारे पास कह लो कि हुप इधर को जा रहा है, ये डिस्क इधर को जा रही है, दोनों में से पहले कौन रुक जाएगा। तो देखो इनको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स रोकेगी। अब फ्रिक्शन इनको रोकना चाह रही है, लेकिन हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उनके एंगुलर एक्सेलरेशन को कम करना चाहती है। तो अब हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपोज करेगा, डिस्क का भी अपोज करेगा, लेकिन चूंकि हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा है, इसलिए हुप फ्रिक्शनल फोर्स को ज़्यादा अपोज कर सकता है और डिस्क कंपैरेटिवली कम अपोज कर सकती है। तो मुझे बताओ, दो ऑब्जेक्ट इधर को जा रहे हैं, लेट्स सपोज ये ब्लू वाला हमारे पास हुप है और रेड वाला हमारे पास डिस्क है। तो हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, हुप ज़्यादा अपोज करेगा तो वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है रोटेट करके एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज लाए बगैर, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो डिस्क हुप के मुकाबले में जल्दी रुक जाएगी, क्योंकि डिस्क कम अपोज कर सकती है फ्रिक्शन फोर्स को। तो अगर दोनों को यहाँ से रोल किया, ये हुप ये डिस्क, तो हुप यानी कि ब्लू वाला मार्कर ज़्यादा देर से रुकेगा, वो ज़्यादा आगे चला जाएगा, और जो हमारे पास रेड वाला मार्कर यानी डिस्क है ये हुप से पहले रुक जाएगी। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की अपोजिशन के बारे में बताता है जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज लाने वाली चीज़ के अगेंस्ट होती है। यानी वो फोर्स यानी टॉर्क जो एंगुलर एक्सेलरेशन को चेंज करना चाहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे अपोज करता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी का, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक में भी यूज़ करेंगे।